नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास के लेक्चर्स हम लोग कर रहे थे। इसमें 2 लेक्चर लास्ट में हमने किए थे, भारत में किस तरह से यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की स्थापना करी। आज हम बात करेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने किस तरह से अपनी शक्ति का विस्तार किया। तो शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेजों का जो सबसे पहला संघर्ष हुआ वो मैसूर रियासत के साथ हुआ। मैसूर के राजा हैदर अली और हैदर अली के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने मैसूर के 4 युद्ध लड़े। हैदर अली जो है ये मैसूर रियासत में एक छोटा सा किलेदार था, डिंडीगुल का फौजदार था, परंतु डिंडीगुल के अंदर इसने फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करके अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और जब इसने सूटेबल मौका देखा, सही मौका देखा, तो इसने मैसूर पर आक्रमण करके मैसूर की गद्दी पर कब्जा कर लिया और वहां के जो वाडियार वंश के शासक थे उन्हें मैसूर से भागने पर मजबूर किया। इसके बाद हैदर अली ने लगातार अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इसने अपनी नौसैनिक शक्ति में भी वृद्धि करी, सेना का मॉडर्नाइजेशन किया और अंग्रेजों के खिलाफ ये खड़ा हो गया। इसी वजह से अंग्रेज जो है उन्होंने फ्रांसीसियों से मदद के आरोप में हैदर अली पर आक्रमण किया और हैदर अली के साथ अंग्रेजों के युद्ध शुरू हो गए। तो देखिए, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में 4 बार युद्ध हुए, जिसमें से 2 युद्धों के अंदर तो हैदर अली स्वयं था, बाकी के युद्धों के अंदर हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान था। बात करें पहले युद्ध की। देखिए, ये प्रथम युद्ध जो हुआ ये 1767 में जब निजाम, मराठा और अंग्रेज सेना ने मिलकर हैदर अली पर आक्रमण किया तब हुआ। जैसे ही ये आक्रमण हुआ, मराठे जो है उस समय मराठों का पेशवा था माधवराव, उसने हैदर अली पर पहले भी आक्रमण करके उससे चौथ की वसूली करी थी। चौथ वसूली और सरदेश मुखी के बारे में मैंने आपको मराठे जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था। तो यहां पर आप देखिए कि निजाम जो है उसे इस्लाम का हवाला देकर हैदर अली ने जल्दी ही अपनी तरफ मिला लिया और बाद में यह युद्ध जो है अंग्रेजों और हैदर अली की मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों पर भारी पड़ा। निजाम को लालच देके अंग्रेजों ने वापस से अपनी तरफ मिलाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंतिम रूप से हैदर अली जो है इस युद्ध के अंदर विजयी रहा। हैदर अली की जो सेनाएं हैं वो 1759 में अंग्रेजों की कॉलोनी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था मद्रास तक जा पहुंची। इसके बाद अंग्रेजों ने जल्दी से सरेंडर कर दिया और हैदर अली की शर्तों पर 1769 में मद्रास की संधि हुई। इस संधि की शर्तें थी कि जब कभी भी हैदर अली को जरूरत पड़ेगी, अर्थात पड़ोसी रियासतें, शक्तियां अगर हैदर अली पर आक्रमण कर देगी तो अंग्रेज उसकी सहायता के लिए आएंगे और अंग्रेजों ने भी इस बात को स्वीकार किया। इसके बदले अंग्रेजों ने मद्रास का जो जीता हुआ इलाका था वो वापस अंग्रेजों को लौटा दिया। परंतु अंग्रेजों ने इस संधि की शर्तों का पालन नहीं किया। जब हैदराबाद और मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज उसकी सहायता के लिए नहीं आए। इस वजह से हैदर अली अंग्रेजों से बहुत नाराज हुआ और उसने अंग्रेजों पर चढ़ाई कर दी। यही कारण था अंग्रेजों के साथ हैदर अली के हुए दूसरे मैसूर युद्ध का। तो 1769 में संधि की शर्तों का पालन अंग्रेजों ने नहीं किया और 1770 में जब मराठों ने उसको आक्रमण किया हैदर अली को, तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं करी। इससे हैदर अली को अत्यंत क्षोभ हुआ और उसका क्रोध उस समय और बढ़ गया जब अंग्रेजों ने यह देखा कि अब जब मराठों का आक्रमण हैदर अली पर हो गया है तो हैदर अली कमजोर हो गया होगा। अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाने के लिए हैदर अली की रियासत के अंदर जो फ्रांसीसी कॉलोनी थी माहे, उसके ऊपर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इससे तो हैदर अली और भड़क गया। इसके बाद अंग्रेजों ने जो है मराठा, निजाम और हैदर अली, इन तीनों से युद्ध करना पड़ा। बेसिकली हैदर अली का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उसने मराठों और निजाम को अपनी तरफ कर लिया था और उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर दिया था। द्वितीय युद्ध में मराठे और निजाम जो थे वो हैदर अली के पक्ष में थे। इस वजह से हैदर अली इस युद्ध को जीतने में कामयाब रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय राजा ने, भारतीय शासक ने अंग्रेजों को हराया। तो अंग्रेजों को सीधे युद्ध के अंदर हराने वाला भारतीय शासक, पहला भारतीय शासक, तो आप बोलेंगे हैदर अली। हैदर अली ने इस युद्ध के अंदर, द्वितीय मैसूर युद्ध के अंदर, अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त किया। इसके बाद देखिए अंग्रेज जो है फिर से अब
आक्रमण करने का मौका ढूंढने लगे मैसूर पे। हालांकि हैदर अली की जो है मृत्यु हो चुकी थी। हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान दूसरे युद्ध के अंदर भी अपने पिता के साथ में था। जब अंग्रेजों को अपमानजनक संधि का स्वीकार करना पड़ा था, तब भी टीपू सुल्तान वहां मौजूद था। और टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कदमों पर चलते हुए फ्रांसीसियों के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाना शुरू किया। उसने फ्रेंच लड़ाकों को अपने यहां पर रखा। फ्रांसीसी तकनीकों से उसने आधुनिक हथियार बनाए। यूरोपीय तकनीकों पर अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इन सब के कारण जो है अंग्रेज टीपू सुल्तान से नाराज थे। और 1790 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का नया गवर्नर बनके आया, तो उसने कंपनी के मित्रों की सूची से टीपू सुल्तान का नाम हटा दिया था। इसका एक कारण यह भी था कि अंग्रेज जो है वो दोहरी नीति करते थे। जहां पर उन्हें ठीक लगता था, अपने पक्ष के काम लगते थे, वहां पर तो वो संधि कर लेते थे, और जब मौका मिलता था तो वो उसी संधि को तोड़ देते थे। ये अंग्रेजों की दोहरी नीति जो है वो भी इनके इस युद्ध का कारण बनी। 1769 में हैदर अली और 1784 में टीपू सुल्तान के साथ की गई शर्तों के विरुद्ध अंग्रेजों ने 1788 में निजाम को इस आशय से पत्र लिखा कि हम टीपू सुल्तान से उन भूभागों को छीन लेंगे जो निजाम के राज्य के अंग रहे हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर पड़ोसी हैदराबाद की निजाम की जो रियासत थी उसके कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। तो अंग्रेजों ने निजाम को यह कहा कि भाई हम आपके क्षेत्रों को जीतने में वापस सहायता करेंगे, हमारी तरफ आप आ जाओ। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने टीपू के साथ जब विश्वासघात किया तो युद्ध अवश्य भावी था। 1789 में अचानक त्रावणकोर, वर्तमान केरल में है रियासत थी, वहां पर टीपू सुल्तान ने आक्रमण करके रियासत को तहस नहस कर दिया। यहां पर इसने बड़े पैमाने पर मंदिरों को भी तोड़ा, धर्म परिवर्तन भी करवाए, पर अंततः उस भूभाग के ऊपर इसने कब्जा कर लिया और इसके बाद अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के अंदर अंततः टीपू सुल्तान की हार हुई और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो हुआ वो कौन सी संधि से समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि में टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का बहुत बड़ा भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा, अपने बेटे को गिरवी रखना पड़ा और युद्ध की क्षतिपूर्ति भी अंग्रेजों को देनी पड़ी। पर टीपू सुल्तान अभी पूरी तरह से हारा नहीं था। अंग्रेजों ने उसे पूरी तरह से हराने के लिए चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध लड़ा, जो कि हुआ 1799 में। यह युद्ध बहुत भयानक था। इस युद्ध के अंदर जो है टीपू सुल्तान को कोई भी दूसरी सहायता नहीं मिली। साथ ही साथ अंग्रेजों ने जब टीपू सुल्तान को अपने राज्य की आश्रित संधि का प्रस्ताव दिया, जिसे हैदराबाद पहले ही स्वीकार कर चुका था कि आप हमसे सहायक संधि कर लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य की एक अंग बन जाइए तो हम आपको माफ कर देंगे। टीपू सुल्तान ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया। यही इस युद्ध का कारण बना। इस युद्ध के अंदर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया, फ्रांस के साथ इसके संबंध है इसका आरोप लगाया और टीपू सुल्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, कुस्तुनतुनिया और अफगानिस्तान के शासकों के साथ पत्र व्यवहार किया था। वो अंग्रेजों के खिलाफ इन राज्यों की सहायता चाहता था। फ्रांस की क्रांति से टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित था। तो अंग्रेज जिन बातों के लिए टीपू सुल्तान पर आरोप लगा रहे थे उनमें से काफी सारी बातें सच भी थी, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध तो अवश्य भावी था ही था। 1799 में जब यह युद्ध हुआ तो इस युद्ध का परिणाम टीपू सुल्तान की मृत्यु के रूप में आया। इस युद्ध के अंदर ही टीपू सुल्तान मारा गया। इसी युद्ध के साथ ही मैसूर में टीपू सुल्तान की सत्ता समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा करके इसका पुराना राजवंश जो था वाडियार वंश, उसका एक छोटा सा बच्चा था, उसे वापस इस गद्दी पर बैठा दिया। खुद इसके साम्राज्य के केयर टेकर बन गए क्योंकि बच्चा छोटा था। इस वजह से टीपू सुल्तान को देखिए बहुत हाई रिगार्ड दिया जाता है। विश्व इतिहास में भी टीपू सुल्तान को पढ़ा जाता है क्योंकि टीपू सुल्तान वो व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार पूरे विश्व में पहली बार रॉकेट का प्रयोग युद्ध के रूप में किया था। युद्ध में रॉकेट का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया। अनफॉर्चुनेटली इस चौथे युद्ध में हारने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि टीपू सुल्तान की कुछ चारित्रिक विशेषताएं थी, उनके बारे में जैसे मैं बात करूं
निसंदेह ये कुशल प्रशासक और एक योग्य सेनापति था। इसने आधुनिक कैलेंडर जो अपन वर्तमान में यूज करते हैं, सिक्का ढुलाई, नाप तोल की नई प्रणालियों का प्रयोग किया। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम ने उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। मैंने आपसे कहा ना कि ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। 1789 में 1789 में जनता ने अपने राज्य के खिलाफ क्रांति कर दी थी। टीपू सुल्तान इससे बहुत प्रभावित था। इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही साथ जैकोबियन क्लब की सदस्यता भी ली। जैकोबियन क्लब जो है ये फ्रांस की क्रांति के समय बनाए गए थे। इसने अपने आप को जैकोबियन क्लब का सदस्य कहा। साथ ही इसने स्वयं को नागरिक टीपू कहकर बुलाया। इसने कहा भाई मैं नागरिक टीपू हूं, मैं राजा टीपू नहीं हूं। इसके बारे में टॉमस मुनरो ने लिखा है कि नवीनता की अभिभ्रांत भावना तथा प्रत्येक वस्तु के स्वयं ही प्रस्तुत होने की रक्षा उसके चरित्र की प्रमुख विशेषता थी। इसका मतलब है कि टीपू सुल्तान अपने नए नए इनोवेशन तथा उनके साहसिक प्रयोगों के लिए जाना जाता था। यहां पे उसका सीधा सीधा कहने का मतलब रॉकेट और सेना के आधुनिकीकरण से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैसूर के बाद अंग्रेजों ने किस शक्ति को परास्त किया? तो वो शक्ति थी मराठों की। एक कॉमन अजम्पशन हम पढ़ते हैं कि दिल्ली पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो दिल्ली की सत्ता जो है अंग्रेजों ने मुगलों से छीनी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वास्तव में दिल्ली की सत्ता अंग्रेजों ने जो छीनी थी वो मराठों से छीनी थी। अपन ने मराठे पढ़ लिए हैं, आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर चेक करना, उसमें मैंने शिवाजी और पेशवाओं का इतिहास आपको बताया, जिसमें बताया था बाजीराव पेशवा ने तो मराठों की सत्ता को दिल्ली तक पहुंचा दिया था। तृतीय जो पानीपत का युद्ध भी हुआ तो अहमद शाह अब्दाली को मराठों से भिड़ना पड़ा था, मुगलों से नहीं भिड़ना पड़ा था। ये सब वो बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मराठों का कब्जा था। तो मराठे बहुत मजबूत शक्ति थे, ठीक है। अंग्रेज इनसे भिड़ने का सोच भी नहीं सकते थे जब तक कि मराठों के अंदर ही कोई आंतरिक षड्यंत्र या कलह नहीं हो। और अंग्रेजों को यह मौका भी मिल गया 1775 में। इसी में प्रथम युद्ध शुरू हुआ। मराठों और अंग्रेजों के बीच में 3 बार युद्ध हुए। इसमें से अपन बात करते हैं पहले युद्ध की। देखिए क्या हुआ कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था उसमें जो बालाजी बाजीराव पेशवा था वो युद्ध की हार से इतना दुखी हुआ कि कुछ समय बाद चल बसा। उसके बाद उसका एक 16 साल का लड़का माधवराव पेशवा बना। तो माधवराव के चाचा यानी कि बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव को बहुत बुरा लगा। तो कहा पेशवा तो मुझे बनना चाहिए, बच्चा क्या बन गया। तो उसने क्या किया कि कोशिश करी कि माधवराव को गद्दी से उतार दे, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। माधवराव बहुत ही योग्य पेशवा था। माधवराव की भी 1773 में अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई। तो माधवराव के बाद उसका छोटा एक भाई था नारायण राव, वो पेशवा बना। मतलब उसके चाचा रघुनाथ राव का अभी भी नंबर नहीं आया। रघुनाथ राव इतना नाराज हुआ कि उसने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी और खुद पेशवा बन गया। ऐसी स्थिति में मराठों के अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आज तक एक पेशवा का कत्ल एक दूसरे मराठा ने कभी नहीं किया था, वो भी सत्ता के लालच में। ऐसी स्थिति में एक नाना फडणवीस नाम का एक राजनीतिज्ञ था, उसने क्या किया कि मराठा सरदारों को एकत्रित किया और राघोबा यानी रघुनाथ राव को पेशवा के पद से उतार दिया। रघुनाथ राव भागा भागा अंग्रेजों के पास पहुंचा और अंग्रेजों ने कहा देखो मैं पेशवा हूं पर मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, मैं आपकी सहायता चाहता हूं, बदले में आप जो कहोगे तैयार करने के लिए तैयार हो। तो इसके बाद जब रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी से सांठगांठ करके स्वयं पेशवा बनने का सपना देखना लगा तो उसने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि करी, जिसके अनुसार राघोबा से 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च लेकर 2,500 की सैनिकों की सहायता देना अंग्रेजी कंपनी ने स्वीकार किया। साथ ही साथ अंग्रेजों को बंबई के समीप जो सालसेट और बसीन द्वीप थे उनका अधिकार भी राघोबा ने अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। 1779 में बड़गांव की लड़ाई पे जो है अंग्रेजों और मराठों की सेनाओं का युद्ध हुआ, पर इस युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बड़गांव की संधि करनी पड़ी। हालांकि इस संधि को बंगाल के अंदर जो गवर्नर बैठा था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने नहीं माना और उसने वापस से अंग्रेजों के खिलाफ मराठों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यह युद्ध फिर से 2 साल चला और फाइनली 1782 में सालबाई की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। सालबाई की संधि अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। इस युद्ध के अंदर उनकी भारी पराजय हुई, सैनिकों का नुकसान हुआ और उनके कई सारे प्रदेश मराठों ने छीन लिए। ठीक है, तो आप देखिए मराठों ने भी अंग्रेजों को हराया था। इसके बाद अंग्रेज चुपचाप बैठ गए और मौके का इंतजार करने लगे।
इनको यह मौका फिर से मिला 1803 में। वर्ष 1800 के अंदर क्या हुआ कि जो नाना फडणवीस, जिसने राघोबा को पेशवा नहीं बनने दिया, राघोबा को उसने पेशवा के पद से उतार दिया था, उसकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली क्या है, राघोबा को पेशवा से उतारने से लेकर 1800 तक नाना फडणवीस ने अप्रत्यक्ष रूप से मराठा साम्राज्य पे शासन किया, क्योंकि जो भी अगले पेशवा बने उन पर नाना फडणवीस का इतना प्रभाव था कि इसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। नाना फडणवीस की जब मृत्यु हुई उस समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। ये उसी रघुनाथ राव का पुत्र था जिसने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि करी थी, जिसको नाना फडणवीस ने पद से हटाया था। ये थोड़ा पागल किस्म का ही था। जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, कई सारे मराठा सरदार जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, पुणे के भोसले, ये सब इसके नियंत्रण से बाहर निकल गए। तो इसने क्या किया, इन सरदारों को आपस में लड़वाने की सोची। और यशवंतराव होलकर जो कि इंदौर रियासत के आप समझिए कि सर्वे सर्वा थे उस समय, सब मराठा सरदार थे, उसके भाई को मरवा दिया इसने। इस वजह से होलकर ने पेशवा के ऊपर चढ़ाई कर दी कि पेशवा को ही खत्म कर देंगे। इसके बाद जैसे होलकर ने चढ़ाई करी तो ये डर गया और मराठों ये जो है अंग्रेजों की शरण में चला गया। और इसने बाजीराव द्वितीय ने अपने अधीन बनाने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और अंग्रेजों को इस बात के लिए मना लिया कि वे होलकर, सिंधिया और भोसले के खिलाफ कार्रवाई करें। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाए और इन तीन बड़ी शक्तियों, कौन से, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और इंदौर के होलकर को अलग अलग युद्धों में हरा दिया। अलग अलग युद्ध। जब मराठों की शक्ति बढ़ गई, मराठा संघ टूट गया, तो मराठों की शक्ति भी समाप्त हो गई और अंग्रेजों ने इन तीनों को अलग अलग हरा दिया। पुणे के अंदर उन्होंने अपनी एक सेना स्थायी रूप से रख दी। एक तरीके से आप समझिए कि पेशवा ने अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार कर दिया, परंतु अभी पेशवा का पद बना रहा। बात समझ रहे? तीसरा युद्ध हुआ 1817-18 के अंदर। अंग्रेज लगातार मराठों के आंतरिक मामलों में अपने हस्तक्षेप बढ़ाते जा रहे थे। इस वजह से पूरा मराठा संघ परेशान था। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले और ये पेशवा सभी परेशान थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ एक छद्म युद्ध लड़ा। मतलब किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चलाई और वो कंधा था पिंडारियों का। पिंडारी एक आप समझिए कि एक ऐसी जाति थी जो पैसे के लिए, धन लेकर किसी भी पक्ष के लिए युद्ध करती थी। मराठों की सहायता पिंडारी बहुत लंबे समय से कर रहे थे। पिंडारी अंग्रेजों के काफिले लूट लेते थे, अंग्रेजों के खजाने लूट लेते थे और उनके ऊपर इन्हीं मराठा साम्राज्य के जो सरदार थे इनका हाथ था। अंग्रेजों ने को अगर इन पिंडारियों का दमन करना था तो इन्हें मराठा सरदारों का दमन करना था और मराठा सरदार भी अंग्रेजों से जो है छूटने के लिए छटपटा रहे थे। यही कारण था कि यह तृतीय मराठा युद्ध हुआ। इस समय जो है अंग्रेजों ने महादजी शिंदे, जिस जो या शिंदे या सिंधिया हो जाता है, शिंदे महाराष्ट्र में, सिंधिया अपने उत्तर भारत में, तो महादजी शिंदे को अंग्रेजों ने इस युद्ध के अंदर हरा दिया और उसके साथ संधि करी। बाद में महादजी सिंधिया ने जो है अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार कर लिया और आजीवन जो है ये सिंधिया परिवार जो है फिर अंग्रेजों का स्वामी भक्त रहा। ऐसे कैसे अंग्रेजों की होलकर और गायकवाड़ ने भी पूरी तरह से सत्ता को स्वीकार कर लिया, उनकी सहायक संधियों को भी स्वीकार कर लिया। पेशवा ने तो पहले ही कर लिया था, परंतु अब पेशवा क्योंकि बहुत कमजोर हो गया था, इस वजह से अंग्रेजों ने इस पेशवा के पद को ही इस युद्ध के बाद समाप्त कर दिया। पेशवा को पुणे से भी निकाल दिया। पुणे का जो किला था शनिवारवाड़ा वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और वो बाजीराव द्वितीय, जिसने द्वितीय युद्ध के अंदर अंग्रेजों के साथ संधि करी थी, इसे अब अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेजों ने इसे एक जागीर दे दी बिठूर के पास, बिठूर वर्तमान में कानपुर के पास है, और पेंशन दे दी और कहा कि अब से तुम पेशवा नहीं हो, ठीक है, पेंशन खाओ जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। 1830 में इसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु जब हुई उस समय इसने एक पुत्र गोद लिया हुआ था, उस पुत्र का नाम था नाना साहब। नाना साहब का ही एक और नाम था धोंदू पंत। तो ये जो नाना साहब या धोंदू पंत जो है,
जो पेशवा का उत्तराधिकारी था, इसी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे की आप बात सुनते हैं ना, उन सभी ने आप समझिए एक तरीके से अपने पेशवाई को वापस प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। उसके पीछे का एक कारण यह भी था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मैसूर मराठों का भी समझ में आ गया होगा। 3 युद्ध लड़े, ये अंतिम युद्ध था और इसके बाद तो पेशवा का पद ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से वो बड़े मराठे जो शिवाजी और बाजीराव के लिए जाने जाते थे, वो इस तरह से धड़ धड़ाकर नीचे गिर पड़े। आंतरिक षड्यंत्रों का ये लोग स्वीकार हुए और अंग्रेजों ने मराठों को भी पूरी तरह से परास्त कर दिया। अब देखिए, अंग्रेजों के लिए भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर एक बड़ा साम्राज्य बचा हुआ था जो अभी भी अनटच था। वो था महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य। महाराजा रणजीत सिंह 1802 के अंदर सिख साम्राज्य के पहले महाराजा बने और 1837 तक इन्होंने शासक किया। ऐसी बात नहीं है कि रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने लड़ने का सोचा नहीं, अंग्रेजों ने लड़ाई करी भी, पर 1809 में अमृतसर की संधि से एक संधि हुई जिसमें इन्होंने कहा कि सतलुज नदी जो है वो ब्रिटिश और पंजाबी साम्राज्य की सीमा रहेगी, अंग्रेज सतलुज नदी को पार नहीं करेंगे। कारण था रणजीत सिंह का खौफ। रणजीत सिंह बहुत बड़े सैनिक लीडर थे। उन्होंने अपनी सेना का भयंकर तरीके से आधुनिकीकरण किया था। उनकी सेना एशिया में अगर कहा जाए तो अंग्रेजों की सेना के बाद दूसरे नंबर की सेना थी। उनकी सेना बहुत आधुनिक थी, आधुनिक हथियार थे, यूरोपीय सैनिक तक उनकी सेना में थे, इसलिए अंग्रेज उनसे भय खाते थे। परंतु 1837 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसलिए संघर्ष शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी शेर सिंह, खड़क सिंह ये आपस में लड़के ही मर गए। इस अव्यवस्था का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और सिख साम्राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी और इसी के कारण यह पहला युद्ध हुआ 1845-46 में। इस उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण जो है पंजाब के अंदर कई सारे ऐसे नेता, प्रधानमंत्री, सैन्य अधिकारी जो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों से नाराज थे, वो अंग्रेजों से जाकर मिल गए। तो थोड़ी बात करें, 1844 में लॉर्ड एलनबरो की जगह लॉर्ड हार्डिंग जो है वो नया गवर्नर बनकर आया। लॉर्ड एलनबरो जो था ना, ये बहुत ही शांत किस्म का था। मतलब ये सोचता था कि अपन जहां है वैसे ही रहे तो ठीक है, स्टेटस को, कोई वो भी आगे नहीं बढ़ रहे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। परंतु ये जो लॉर्ड हार्डिंग था ना, ये प्रोएक्टिव था कि अगर हमारे पास शक्ति है तो क्यों नहीं दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। इसकी नीति ये थी। तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, हार्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को सीधा आदेश दे दिया कि पेशावर से लेकर पंजाब तक नियंत्रण कर लो। तो 1845-46 में अंग्रेजों ने जो है सतलुज नदी को पार किया और इस समय कई सारी लड़ाइयां हुई जिसमें मुदकी, फिरोज शाह, बधोवाल और अलीवाल, ये 4 बड़ी लड़ाइयां हुई। इनमें से 5वीं लड़ाई जो हुई, सोबराओं की लड़ाई, वो निर्णायक थी। इन 4 लड़ाइयों में तो दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, पर इस सोबराओं की लड़ाई में सिख अंतिम रूप से अंग्रेजों से हार गए। सिखों के 2 अधिकारी थे, तेज सिंह और लाल सिंह। इन्होंने विश्वासघात किया और अंग्रेजों को सिखों की कमजोरियां बता दी। इस वजह से सिखों की पराजय हुई। इसके बाद सिखों को अंग्रेजों से लाहौर की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार सिखों को बहुत बड़ा साम्राज्य अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इसी समय अंग्रेजों को सिखों ने कश्मीर का राज्य भी सौंप दिया था, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख। जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख को सिखों के ही, सिख साम्राज्य के अंदर ही एक प्रशासनिक अधिकारी था, प्रधानमंत्री था गुलाब सिंह डोगरा। गुलाब सिंह डोगरा ने अंग्रेजों से 50 लाख रुपए के अंदर वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र खरीद लिया और डोगरा वंश की नींव रखी। इसी डोगरा वंश के अंतिम शासक वो महाराजा हरि सिंह हुए। वो जम्मू कश्मीर का जो विवाद होता है ना, जिसमें हम हरि सिंह का नाम सुनते हैं, वो इसी डोगरा वंश के शासक थे। तो जम्मू कश्मीर का ये डोगरा वंश इसी समय स्थापित होता है। कश्मीर को उन्होंने 50 लाख रुपए में अंग्रेजों से इसी समय में खरीदा था। इसके बाद देखिए अंग्रेजों से एक और संधि हुई, भैरोवाल की संधि, जिसके अंतर्गत लाल सिंह जो कि अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, उसे अंग्रेजों ने पंजाब साम्राज्य का नया वजीर, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। साथ ही साथ एक अल्पवयस्क, बहुत ही छोटा पुत्र था, दलीप सिंह नाम था उसका, रणजीत सिंह का बेटा ही था, उसे उन्होंने पंजाब का नया महाराजा घोषित किया। पर छोटा था तो उसकी एक गार्जियन काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई, जिसमें महारानी जींद कौर जो उसकी माता थी और एक अंग्रेज अधिकारी, उसको भी रखा गया और उस काउंसिल का जो अध्यक्ष था ये अंग्रेज अधिकारी था। धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों का पंजाब के साम्राज्य में जगह जगह पे हस्तक्षेप बढ़ने लगा, हर निर्णय में इनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा। तब
महारानी जींद कौर, उनके जो विश्वसनीय सरदार थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की सोची, पर अंग्रेजों को इसकी खबर मिल गई और इसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध का तत्कालीन कारण था कि हेनरी लॉरेंस जो है, जो कि उस परिषद का अध्यक्ष था, उसने ऐसी रिपोर्ट दी कि ये महारानी जींद कौर जो है, ये विद्रोहियों के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र प्लान कर रही है। तो सिख सरदार जो है वो भी कई सारे नाराज थे, क्योंकि अंग्रेज जो है उनके प्रांतों में चलाए जाने वाले शासन में लगातार हस्तक्षेप करते रहते थे। खास करके रानी जींद कौर जो है, उन्हें तो भैरोवाल और लाहौर की संधि बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। तो इस युद्ध के बाद जिन्होंने लाहौर के ऊपर चढ़ाई कर दी, सिखों के कई सारे जनरल्स इस युद्ध के अंदर मारे गए। पटियाला और नाभा के जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी और इस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह का जो परिवार था, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना करी थी, वो पूरा बिखर गया। रणजीत सिंह की बेटे दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने यूरोप भेज दिया। बाद में यूरोप में उसका धर्म परिवर्तन भी हो गया, उसने ईसाई धर्म को अपना लिया, उसे ब्लैक प्रिंस के नाम से भी वहां पे जाना जाता था। इस प्रकार से पंजाब जो है पूरा अंग्रेजों के पास में आ गया और अंग्रेजों ने पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। जो पंजाब के पटियाला के और नाभा के राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी, उनकी रियासतें जीवित रहीं और अंत तक, लास्ट तक 1947 तक ये रियासतें जो हैं अंग्रेजों की स्वामी भक्त बनी रही। तो देखिए, इस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने मराठा, मैसूर और सिखों की शक्ति को नष्ट करके अपनी सत्ता की स्थापना करी। देखिए, यही कारण था कि अंग्रेजों ने कूटनीति, अपनी चालाकी, जहां पे इनको फोर्स यूज करनी थी वहां पे अपनी फोर्स यूज करी और इन सभी तरीकों से अंग्रेज एक लंबे समय तक एक शक्ति के रूप में भारत में स्थायी हुए। इन शक्तियों को जीतने के बाद भारतीय, कई बार कहते हैं ना, भारतीय राजाओं ने रजिस्ट क्यों नहीं किया? रजिस्ट किया, आप देखिए सामने ये सब रेजिस्टेंस ही है, बात समझ रहे, प्रतिरोध ही है। परंतु फिर भी कह सकते हैं कि भारतीय राजाओं की कुछ किस्मत खराब थी। कुछ ये षड्यंत्रकारी या मौका परस्त लोग जो हैं या लालची लोग जो हैं, ये हमेशा तैयार ही रहते थे कब इनको मौका मिले और कब ये कुछ षड्यंत्र रच दे। तो इन सभी कारणों से भारतीय राजाओं को हार झेलनी पड़ी। जो भी बात है, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, हो चुका है ये सब, तो इसके बारे में अफसोस करने से कोई खास मतलब नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। युद्धों की ये वर्ष याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो है, खासकर ये पॉइंट जरूर याद रखना कि हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को एक सीधे युद्ध के अंदर हराया था। साल भाई की संधि कई बार पूछी हुई है 1782 में, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। ये सिखों वाले युद्धों के वर्ष याद रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ अपन यहाँ पे लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अगला आप इसका देखिए, ये सामने होगा ही। थैंक यू। प्लीज लाइक